आइए आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक हम इसमें बताने वाले हैं। अभी वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ही एक नई बात हम आपको यहाँ पर बताएंगे और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, होता ये है कि जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में कई ड्रॉबैक्स देखने को मिलती हैं। कंप्रेशन रेशियो का मतलब हो गया कि जब चार्ज को या रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर में, और सिंगल स्टेज कंप्रेशन, जैसे मान लीजिए जो भी अभी तक बताया हमने वहाँ पर एक ही कंप्रेसर हमने यूज़ किया था, तो वो जो कंप्रेसर था वो सिंगल स्टेज कंप्रेशन वहाँ पर हो रहा था उस कंप्रेसर में। तो अगर मान लीजिए कि बड़ा कंप्रेसर आप यूज़ करते हैं या लार्ज कंप्रेशन रेशियो जब भी होता है तो उस केस में कुछ ड्रॉबैक्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो यही होती और भी है, अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही होती है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए हम एक की बजाय कई सक्सेसिव कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। कई कंप्रेसर यूज़ करने से उस केस में होगा ये कि एनर्जी की सेविंग तो होगी ही, उसके साथ साथ और भी कई एडवांटेजेस उसमें हमको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, उसी के बारे में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए कैसे पॉइंट वाइज हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो यही आता है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एनर्जी की सेविंग होती है। तो इन द केस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम, तो यहाँ पर क्या होता है, पहला तो होता है एनर्जी की सेविंग, एनर्जी सेविंग। तो सबसे पहला जो आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब सक्सेसिव स्टेज में हम जो है कंप्रेशन करते हैं तो उस केस में या मल्टी स्टेज कंप्रेशन के केस में जो वर्क होता है, तो ड्यूरिंग मल्टी स्टेज compression, the work of compression is reduced. The work of compression is reduced. तो कंप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो कंप्रेशन का वर्क है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये आई। तो इस केस में होता ये है कि देखो, अगर मान लीजिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन में आप बहुत सारे कंप्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक दिमाग में बात ये आती होगी कि बहुत सारे कंप्रेसर अगर आप लेंगे तो कंप्रेसर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। इवन अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखा जाए तो करीब 60% कॉस्ट जो होती है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो कंप्रेसर की ही होती है। तो अगर आप छोटे छोटे कंप्रेसर कई सारे लोगे तो उस केस में इसकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। सीधा सा दिमाग में आ रहा है बात। तो इनिशियल कॉस्ट तो खैर बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इसको उस तरीके से समझें कि जब ये रन करता है और इतनी एनर्जी सेव करता है कि अगर आप इसको चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं, अगर हम कहते हैं 1 साल भी अगर आप चला लेंगे तो उस केस में काफ़ी कुछ इतनी एनर्जी की सेविंग हो जाएगी। अगर आप 24 आवर रन कराते हैं या फिर लगभग 24 आवर पर डे रन करा रहे हैं तो इतनी एनर्जी करीब सेविंग हो जाएगी कि जितने में वो सारी कॉस्ट जो है बैलेंस हो जाएगी और उससे ज़्यादा प्रॉफिट में आप पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हम बताना चाहते हैं कि जो मल्टी स्टेजिंग का केस है, देखिए हम यहाँ पर हमने पीवी डायग्राम में भी दिखाया है। तो जो ये पीवी डायग्राम आप देख रहे हैं तो उस केस में देखिए ये प्रेशर लोअर प्रेशर था और ये nth स्टेज पर जो है ये
ये इसका जो है ये हायर प्रेशर था। तो जब हमने कंप्रेस किया तो सिंगल स्टेज कंप्रेशन में देखिए ये आ रहा है। तो पीवी डायग्राम में आपको पता है, इंडिकेटर डायग्राम जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है वो क्या होता है, वो बर्डन होता है। तो ये पूरा टोटल बर्डन जो आएगा वो इतना बर्डन आ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जब मल्टी स्टेजिंग कर रहे हैं, अलग अलग कंप्रेसर लगा रहे हैं अलग अलग स्टेज पर, तो एक में यहाँ पर हमने कंप्रेस किया, फिर कूलिंग किया, थोड़ा सा कूलिंग होती है, फिर वही हम कूलिंग के बारे में बताएंगे ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद अगला कंप्रेसर में जो है जब कंप्रेस किया तो यहाँ से यहाँ तक को कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन रेशियो देखिए यहाँ पर इस केस में रिड्यूस हो गया, और अब ये जो है यहाँ तक पहुँच गए हम इस तरीके से कंप्रेस करते करते। तो देखिए इतना एरिया जो है ये इतना एरिया जो है यहाँ से रिड्यूस हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना वर्क था पहले उससे तो ये वर्क क्या हो गया, ये सेव हो गया, इतना वर्क जो है रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर इस डायग्राम को बनाया इसीलिए गया है कि आपको ये दिखा दिया जाए कि कैसे जो है यहाँ पर वर्क जो है रिड्यूस हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो कंसिडरेबल इतनी ज़्यादा सेविंग हो जाती है कि वो जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो है वो कवर कर देती है। तो हम इसको अगला पॉइंट बना लेते हैं अपना। कह रहा है कि देयर इज़ कंसिडरेबल saving and it will counterbalance the increased initial investment ड्यू टू मल्टी स्टेजिंग। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसा होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आपको बात आ गई होगी। दूसरा भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। वो वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी बढ़ जाने से जो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो टनेज है उसकी, या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टनेज जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी इज़ इंक्रीज्ड, वॉल्यूमेट्रिक efficiency is increased, therefore its tonnage also increased। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ जाने से फ़ायदा ये होगा कि उसकी टनेज की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगली बात ये है कि जो इसमें अलग अलग हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, तो जो कंप्रेसर में जो सिलेंडर यूज़ होता है उसकी वॉल थिकनेस रिड्यूस हो जाती है। तो सेविंग, उससे मटेरियल सेव होता है। तो सेविंग ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिड्यूस्ड वॉल थिकनेस ऑफ सिलेंडर की जो वॉल थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि आपको फार्मूला पता है, T इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, n+1 Pn+1 इंटू डी अपॉन 2F। तो यहाँ पर जो है ये Pn+1 क्या है, ये अपर प्रेशर लिमिट है इसकी, और ये nth स्टेज पर इसकी ये जो है ये प्रेशर लिमिट है, ये nth प्रेशर लिमिट है। डी क्या है, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर है, और एफ जो है हुप स्ट्रेस है। तो जब हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और डायामीटर देखिए, डायामीटर की जो वैल्यू है अगर कम कर देंगे और हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, टी की वैल्यू भी कम हो जाती है। आपको पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये होगा कि डायमीटर की जो वैल्यू होती है ये मल्टी स्टेजिंग के केस में वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर ये आया। तो अगला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट, वो भी पॉइंट है
वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो लाइटर फ्लाई व्हील हम यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। देखिए जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है उसको जो है स्मूथ करने के लिए हम फ्लाई व्हील को यूज़ करते हैं। तो इस केस में जब यहाँ पर मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ होगा तो उस केस में हम यहाँ पर लाइटर फ्लाई व्हील की यूज़ कर पाएंगे। तो यूज़ ऑफ लाइटर फ्लाई व्हील, ठीक है, ड्यू टू लेस फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, लेस फ्लक्चुएशन इन एनर्जी as compared to सिंगल स्टेज। तो जैसे सिंगल स्टेज में करते हैं उसके कंपैरिजन में हम जो है यहाँ पर मटेरियल की सेविंग हो गई, फ्लाई व्हील जो है हल्का हो गया, और टेम्परेचर रिडक्शन टेम्परेचर रिडक्शन मल्टी स्टेज के केस में, चूँकि हर बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मल्टी स्टेज के केस में जब आप देखिए तो उसमें जो है कूलिंग भी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर मल्टी स्टेज के केस में एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्टेज टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टेज में लगातार आप कूलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है अगर वो थोड़ा सा हम देखें तो जो ड्रॉबैक है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉबैक्स में जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स। तो नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो उस केस में विच इंक्रीजेस नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, विच इंक्रीजेस द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ज़्यादा अगर पार्ट होंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ जाती है। और बाकी हमने इनिशियल कॉस्ट तो बढ़ती ही है, वो तो हमने बताया ही रखा है आपको कि इनिशियल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम इसी को बना लेते हैं। तो इनिशियल हाई इनिशियल या मोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो मोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें इतनी आप समझ लिए होंगे तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से ये मल्टी स्टेजिंग इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला जो है हमने आपको समझा भी दिया है कि वो जो है किस तरीके से बैलेंस हो जाता है इन द केस ऑफ मल्टी स्टेजिंग। अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आप CFL बल्ब आप लेते, सॉरी LED बल्ब, CFL तो अब आउट ऑफ डेट हो गया, अब तो नहीं यूज़ होता। और LED बल्ब जैसे आप लोग लेते हैं, LED बल्ब की इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है लॉन्ग रन में जो रन करता है जब वो, और जो एनर्जी देता है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उसकी जो जितनी एनर्जी सेव करता है उससे जो है उसकी वो कॉस्ट बैलेंस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी रिड्यूस हो जाता है उससे। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के मल्टी स्टेजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेव होती है, और एनर्जी सेव होने के साथ जो है हमने ये बताया कि वो जो है एनर्जी इतनी सेव होती है कि वो बैलेंस हो जाती है। फिर हमने बताया कि वॉल्यूमेट्री की इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो सिलेंडर होता है उसका मटेरियल सेव हो जाता है, मटेरियल की भी सेविंग होती है। और फिर हमने आपको ये बताया कि जो इसमें फ्लाई व्हील यूज़ होता है वो लाइटर फ्लाई व्हील यूज़ होता है, और फ्लाई व्हील लाइटर यूज़ होने से जो है वहाँ भी मटेरियल की बचत हो जाएगी। और उस केस में जो फ्लाई व्हील होगा उसकी साइज़ रिड्यूस होने से जो सिस्टम है उसमें हैवी फ्लाई व्हील ना यूज़ हो करके हम छोटा फ्लाई व्हील यूज़ करेंगे।
और जिससे जो है एक तरीके से हम कह दें कि स्पेस भी हमको वहाँ पर मिल जाएगा। जो एक बड़ा फ्लाई व्हील लेता, छोटे छोटे फ्लाई व्हील उस पर एडजस्ट किए जा सकते हैं जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ, तो जिससे स्पेस की जो स्पेस है वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिस्टम बल्कि नहीं होगा। तो और टेम्परेचर रिडक्शन हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारे ये सब इसके फीचर्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए कि मल्टी स्टेजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आगे आपसे मल्टी स्टेज कंप्रेसर में 2 स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने इसका एक स्कीमेटिक भी बनाया है और एक पीएच डायग्राम बनाया है। देखो ये है इवेपोरेटर और ये है इवेपोरेटर थे जब चार्ज जाता है या रेफ्रिजरेंट आता है लो प्रेशर कंप्रेसर में तो वहाँ से कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद वो फ्लैश चैम्बर में आता है। ये फ्लैश चैम्बर इंटरकूलर या इसी को इंटरकूलर भी बोलते हैं, फ्लैश चैम्बर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आता है। तो ये जो प्रोसेस 1 से 2 है हमने पीएच डायग्राम में दिखा रखा है। देखिए ये प्रोसेस 1 से 2 ये कंप्रेस हुआ और कंप्रेस होने के बाद स्टेज 1 से स्टेज 2 पर पहुँच गया। देखिए यहाँ से स्टेज 1 से स्टेज 2 पर पहुँच गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो इंटरकूलर है ये इंटरमीडिएट प्रेशर पर है ये, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट प्रेशर है, इसको ये लोअर प्रेशर पर है तो इसको हमने PL से लिखा है। ये वाला इंटरमीडिएट प्रेशर पर था तो इसलिए इसको PI से लिखा गया है। तो अब क्या है कि जो इसका टेम्परेचर भी इंटरमीडिएट टेम्परेचर, I स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट एंड L स्टैंड्स फॉर लोअर और H स्टैंड्स फॉर हायर। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि फिर ये जो है जो 5 से 6 जो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है इसमें जो वेपर आ रही है और इसके साथ जो वेपर है उसको सेपरेट करके हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसको ये हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेज दे रहे हैं। देखिए फ्लैश चैम्बर में क्या है, यहाँ पर एक ये इस जगह पर देखिए यहाँ पर ये रेफ्रिजरेंट है ये, और उस केस में क्या हो रहा है कि इधर इसको जो है हम यहाँ से जब इसको यहाँ से स्प्रे करते हैं, देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे स्प्रे, यहाँ पर ये नोजल्स बने हुए हैं, इससे स्प्रे कर दिया जाता है। तो जब ये स्प्रे होता है तो उस केस में लिक्विड पार्ट सेपरेट होकर के और वेपर पार्ट सेपरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी इधर से आ रहा है जो ये रेफ्रिजरेंट आ रहा है थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू। तो जो ये जो यहाँ पर ये बॉल लगाई गई है, ये बॉल जो होती है वो एक लेवल मेंटेन होने के बाद इस यहाँ पर जो ये जो वॉल्व होता है ये एक्सपेंशन वॉल्व, इसको जो है ये बंद कर देती है अगर बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर हायर लेवल ऊपर एक तक मतलब एक लिमिट तक आ जाता है इसका लेवल। तो ये आप लोगों ने देखा होगा पानी की टंकियों में लगे हुए होते हैं कि जो ये जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर आ जाने पर या भर जाने पर वो जो है वो बंद कर देते हैं पानी की सप्लाई। उसी तरीके से ये बॉल है ये लगी हुई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद जो ये लिक्विड होता है उसकी कूलिंग होती है। यहाँ पर कूलिंग होने के बाद फिर क्या होता है, ये हम यहाँ से फिर से इसको जो है यहाँ थ्रॉटल वाल्व के थ्रू हम इसको पास कराते हैं और पास कराने पर फिर आइसेंथाल्पी प्रोसेस होता है 7 to 8 आप देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर से वो इवेपोरेटर प्रेशर पर आ जाता है। तो ये तो एक सेपरेट हो गया। उसके बाद जरा देखिए जब ये हाई प्रेशर कंप्रेसर पर जाता है तो यहाँ से देखिए ये इधर से यहाँ पर आया कंडेंसर में, कंप्रेस होने के बाद ये देखिए कंप्रेस होने के बाद कंडेंसर में आया, फिर 5 to 6 क्या हो गया, थ्रॉटलिंग हो गई। यहाँ पर ये प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुई। तो ये जो है लिक्विड ठंडा हो जाता है यहाँ से। अब तो जो लिक्विड जब ठंडा हो जाएगा तो ये इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस से तो वो क्या होता है वो इसकी कूलिंग में हेल्प करता है। तो ये जो है कूलिंग प्रोसेस आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसका, तो वो इसी के थ्रू हो जाता है कूलिंग। इसमें अलग से कोई हम जो है लिक्विड या कोई भी ऐसा कोई हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई लिक्विड पास नहीं करते, वो इसी से ही वो आसानी से हो जाता है। और इसमें जो भी पोर्शन जो वेपर का होता है वो सेपरेट हो जाता है, लिक्विड पोर्शन के साथ फिर से क्या होता है वो एक्सपेंशन के लिए चला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं पीएच डायग्राम, ये उसके स्कीमेटिक का हमने पीएच डायग्राम यहाँ पर बनाया। तो अब इसमें जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए 2 स्टेज है इस तरीके से। आप एक देखिए यहाँ पर 2 कंप्रेसर यूज़ किए गए हैं, आप मल्टी कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी कंप्रेसर में 3, 4, 5 जो भी आप जितने भी कंप्रेसर यूज़ करना चाहें, तो बस केवल एक यही प्रॉब्लम होती है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कोशिश ये की जाती है 3 या 4 से ज़्यादा ना रखे जाएँ।
तो उसी में ही हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं कि मैक्सिमम हमको उसी से रिज़ल्ट आ जाए जो भी हमको रेफ्रिजरेशन लेना है। अब हमें हमारे पास जो ये फ्लैश चैम्बर है, फ्लैश चैम्बर जो है, फ्लैश चैम्बर क्या होता है, इसमें जो है हमने बताया था कि इसके अंदर जो है ये एक सेफ लेवल मेंटेन करने के लिए एक बॉल लगी हुई होती है और ये यहाँ पर कूलिंग करता है। ये कूलिंग जो है इस लिक्विड की, इस लिक्विड की यहाँ पर जो है ये जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कूलिंग हो जाती है। तो अब हम आते हैं, अगर इस फ्लैश चैम्बर में हम मास कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए मास बैलेंस कैसे लगाएंगे हम इसमें। देखिए इसमें इनकमिंग मास और आउटगोइंग मास दो चीज़ें देखी जाएंगी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मास बैलेंस फॉर फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर के लिए मास बैलेंस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा मास बैलेंस पे, ये जाने वाला, देखिए जो एंटर करने वाला फ्लूइड है या एंटर करने वाला रेफ्रिजरेंट है मास, और बाहर आने वाला मास, इन दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर एंटर करने वाला, ये बाहर जाने वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकमिंग मास, टोटल इनकमिंग मास, टोटल इनकमिंग मास, ये शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग मास। टोटल इनकमिंग मास और टोटल आउटगोइंग मास जो है ये बराबर होना चाहिए। अब जरा इनकमिंग मास और आउटगोइंग मास समझ लिया जाए कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये M2 मास तो अंदर जा रहा है, अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें M2 मास अंदर जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, M2 मास अंदर जा रहा है, तो और क्या हो रहा है, उधर से नीचे जो आ रहा है ये M5 मास भी अंदर जा रहा है। तो जो अंदर जाने वाला मास है इसमें ये है, और जो बाहर निकलने वाला मास है वो क्या है, M3 और M7। हमने ये देखो, ये बाहर, ये देखो फ्लैश चैम्बर से जो बाहर निकल रहा है M3 निकल रहा है, M7 निकल रहा है, ये आउटगोइंग मास हो गया। और इनकमिंग मास जो आया वो क्या आया, M5 और M2। तो यहाँ पर M5 और M3 भी कर सकते हैं इसको। तो M5 या M2 कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, M5 M2। तो M5 प्लस M2, ये इनकमिंग मास बराबर आउटगोइंग मास क्या हो जाएगा यहाँ से, M3 और ये यहाँ से जो निकल रहा है ये M7 प्लस M7। तो ये इनकमिंग मास और आउटगोइंग मास के लिए हमने बात कर ली। तो हमने यहाँ पर फ्लैश चैम्बर के लिए, इंटरकूलर के लिए हमने यहाँ पर मास बैलेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब हम ये मान के चलते हैं, लेट हमने ये माना कि ये जो मास है, जो इवेपोरेटर में मास है, वो यूनिट मास फ्लो कर रहा है। तो यूनिट मास फॉर इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर के लिए अगर यूनिट मास मानेंगे तो क्या हो जाएगा, M7 बराबर यही M7 होगा, वही हो जाएगा M2 के, वो बराबर आपने 1 मान लिया। तो अगर आप उसको जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो क्या हो जाएगा। तो अब उसमें होगा क्या कि इसको अगर हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हमको दे देगा, ये हमको दे देगा M5 बराबर M3 के, क्योंकि ये जो वैल्यू है M7 1 हो गई और M2 1 हो गया, एक दूसरे से कट जाएगा, तो M5 और M3 के बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पर, ये तो मास बैलेंस लगाया, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं फ्लैश चैम्बर में। तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर में अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब इस कंडीशन पर हम फ्लैश चैम्बर में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो है M5 और इसकी एंथैल्पी H5, इसका मास यूनिट हमने ले लिया है, तो ये हो जाएगा H2, ये बराबर हो जाएगा M3H3, और इसका मास अब आपने यूनिट ले रखा है तो ये हो जाएगा H7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप यहाँ पर पाएंगे कि M5 और M3, अगर आप एंथैल्पी के टर्म में इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा ये,
M5 बराबर M3 के हैं, तो ये हो जाएगा M5 आप लिख लीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा H3 माइनस H5 बराबर H2 माइनस H7 सिंस M3 इज इक्वल टू M5। तो हमने यहाँ पर M3 की जगह M5 लिख दिया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देयरफॉर M3 बराबर M5 बराबर हो जाएगा H2 माइनस H7 अपान H3 माइनस H5, H3 माइनस H5 हमारे पास ये आ गई वैल्यू। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, तो हमारे पास ये मास आ गया, ये यूनिट मास है, और M3 और M5 की वैल्यू हमने एंथैल्पी के टर्म में निकाल लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे कि कंप्रेसर वर्क क्या होता है वो ज़रा समझिए आप। टोटल वर्क इनपुट W बराबर हो जाएगा W लो प्रेशर प्लस W हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में जो कर रहा है H2 माइनस H1 मास यूनिट है ये, तो H2 माइनस H1 हो गया, ये आ गया, और प्लस इसका जो मास है वो M3 है, तो M3 ले लेते हैं, ये हो जाएगा H4 माइनस H5। तो H4 माइनस H3, सॉरी H3 है ये, H3, तो H4 माइनस H3 आ गया यहाँ पर। तो ये यहाँ से सर इधर से ये आ गया। तो अब हम जब लेंगे इसको, हम यहाँ पर M3 की वैल्यू रख देते हैं। तो M3 की वैल्यू रख करके जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो H2 माइनस H1 और प्लस ये वैल्यू M3 की रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा H2 माइनस H7 अपान H3 माइनस H5 और H4 माइनस H3 आ गया यहाँ, ये आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर, अच्छा ये जो आया ये तो ये चीज़ आ गई, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना आ रहा है ज़रा देख लीजिए आप। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो आ रहा है H1 माइनस H8 कर दे या H7 कर दे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा H1 माइनस H7 लिख देते हैं कि 8 हम यूज़ कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो हम इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। तो देयरफॉर COP बराबर हो जाएगा RN बाई W। तो जब COP हम निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा ज़रा देखो, तो COP बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम ये RN की वैल्यू रख देते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी RN की वो आ जाएगी COP, यहाँ से हम थोड़ा और आगे यहाँ इधर लिख देते हैं, COP इज इक्वल टू RN हो जाएगा H1 माइनस H7 अपान होल अपान, और ये पूरी वैल्यू जो आ रही है ये H2 माइनस H1 प्लस ये हो जाएगा H2 माइनस H1, सॉरी H2 माइनस H7 अपान ये हो जाएगा H3 माइनस H5 और ये हो जाएगा H4 माइनस H3। तो इस तरीके से ये आप यहाँ देखेंगे कि ये जो वैल्यू थी W वाली हमने यहाँ नीचे रख दिया, तो आप देखेंगे कि ये पूरा यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है और COP हम इस तरीके से निकाल पाते हैं। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो हमने कंप्रेसर का जो वर्क लिया है ना, ये जो वर्क लिया हमने कंप्रेसर का, ये कंप्रेसर का वर्क दोनों लिया गया है यहाँ पर, है ना, टोटल वर्क जो लिया वर्क इनपुट तो कंप्रेसर, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेबल वर्क हो रहा है। 2 स्टेज अलग अलग दिखाई गई हैं, 2 स्टेज हैं इंपॉर्टेंट स्टेज, तो उनमें जो है हमने जो है वो चीज़ लेकर के, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही फिर यूज़ किया गया, कोई नई चीज़ नहीं है। एक नया टर्म जो है फ्लैश चैम्बर का या इंटरकूलर का आया हुआ है, तो ये नया टर्म जो इंटरकूलर वाला आया हुआ है यही एक थोड़ा सा नया इसमें देखने को मिलता है, और बाकी सारी चीज़ें तो पुरानी है, कहीं कोई चीज़ है नहीं इसमें। देखो यहाँ पर जो है वही सिंपल सा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल लिया गया, कंप्रेसर वर्क इन दोनों का निकाल लिया गया। माना बस सिर्फ इतना गया है कॉन्सेप्ट में कि जो इस पर मास फ्लो कर रहा है, ये यूनिट मास फ्लो कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए M3 और M3 की वैल्यू या M5 की वैल्यू निकाल ली गई, वो एंथैल्पी के टर्म में आ गई, और वहाँ से हमको जो है जब एंथैल्पी के टर्म में ये वैल्यू आ जाएगी तो वर्क निकालने में हमको आसानी हो जाती है। तो बस सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि वर्क जो होगा वो
क्योंकि एंथैल्पी अगर एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी निकालनी है तो यूनिट मास के लिए तो ये हो जाएगी, और m3 मास के लिए ये एंथैल्पी हो जाएगी। तो m3 की वैल्यू यहाँ उठा करके एंथैल्पी की टर्म में रख दीजिए। तो जो वर्क टोटल आ गया वो एंथैल्पी की टर्म में, क्योंकि हमको जो COP निकालनी है वो तो एंथैल्पी लेकर के निकालनी है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो मल्टी स्टेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें हम बहुत सारी एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर 2 स्टेज दिखाया, आप 3 स्टेज 4 स्टेज भी दिखा सकते हैं। और मल्टी स्टेजिंग यहाँ पर कि हर तरीके से देखिए यहाँ पर उसके एडवांटेजेस हैं। मटेरियल सेविंग भी हो रही है, और यहाँ पर जो पार्ट्स हैं थोड़े से बढ़ रहे हैं। बस केवल एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही आता है कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसकी बढ़ जाती है। बाकी और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितनी एनर्जी की सेविंग होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और एनर्जी की सेविंग से जो है हम उसको कवर कर सकते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं यहीं तक आपको समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा, और आज का जो लेसन है हम यहीं तक रखते हैं, आज का चैप्टर। और बाकी जो है आज के बाद कल जो है इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कोशिश करेंगे कि आपको बता दें, जिससे आप महसूस कर सकें कि कितनी एनर्जी सेविंग होती है। थैंक यू।